आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स जो पेपर 1 होता है उसका अध्याय 2। अध्याय 1 हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जो नहीं देखे हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर देख लीजिए। इसलिए हम लोग अब चैप्टर 2 चालू करेंगे। चैप्टर 2 इसका नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत। यानी कि हम जब इतिहास पढ़ते हैं इसके अध्ययन के क्या स्रोत है, जो हमें ये इतिहास हमें दिखाई देता है, एकदम अच्छा तरह से हमको मिलता है इतिहास। ये किसने ऐसे बनाया होगा, ये कहाँ से हमें मिला होगा इतिहास, ये किसने ऐसा किया होगा, उनको स्रोत कहाँ से मिला होगा। पहले इतिहास का डिफिनेशन देख लेते हैं। इतिहास अतीत में किए गए मानव प्रयास की अनुक्रमिक कथा है। यानी कि अतीत में जो भी मनुष्य किए हैं उनकी एक और अनुक्रमिक कथा को इतिहास कहते हैं। जो भी उनकी सफलताएं या असफलताएं मिली हैं, उनको उनकी जो सफलताएं या असफलताएं हैं वो हमें स्मृति, पुराण, वेद इस सब के रूप में हमें मिलते हैं, या पुरातात्विक साक्ष्य से भी उनके सफलता और असफलता हमें मिलते हैं कि उनकी सफलता क्या है, असफलता क्या है। तो वही हम आज इसको पूरा डिटेल में देखेंगे कि इसकी सफलता क्या है या असफलता क्या है। और इसके बाद अंतिम में हम इसकी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी इस वीडियो के अंतिम में करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के हमें क्या क्या स्रोत है, कैसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ने को मिलता है। तो स्रोत दो तरह के हैं, एक पुरातात्विक स्रोत है, एक साहित्यिक स्रोत है। यानी कि पुरातात्विक स्रोत में देखिए ये सब आ जाते हैं: अभिलेख, स्मारक, भवन, सिक्के, चित्रकला। यानी कि पुरातत्व विभाग द्वारा एकत्र किए हुए रहते हैं। ये पुरातत्व विभाग इसको एकत्र करता है। जैसे अभिलेख, बहुत सारे राजा थे जिन्होंने अभिलेख खुदवाया था। स्मारक भवन, अपने रहने के लिए स्मारक भवन बनवाया था। या सिक्के भी चलवाए थे। जो भी राजा आते थे वो क्या करते थे, अपना अपना सिक्का चलवा देते थे, क्योंकि राजा तो वो अपना ही सिक्का चलवाएंगे, दूसरे का तो सिक्का चलवाएंगे नहीं, क्योंकि वो तो राजा थे। तो राजा हमेशा अपना ही सिक्का चलवाते थे। उसके बाद है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में देख लेते हैं साहित्यिक स्रोत में क्या क्या है। भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य। साहित्यिक स्रोत में दो तरह से साहित्यिक स्रोत हमें मिलते हैं। एक भारतीय साहित्य मिलता है और एक विदेशी स्रोत ये मिलता है, ये विदेशी साहित्य मिलता है। अब भारत के लोग अपने बारे में तो लिखेंगे, साथ में विदेशों वाले भी भारत के बारे में लिख दिया। विदेश वालों को क्या जरूरत है भारत के बारे में लिखने का, क्योंकि विदेश से जो भी हमारे देश में पहले लोग आते थे विदेशों से, वो क्या करते थे, हमारे देश के बारे में लिखते थे। अच्छी बातें जो होती थी या अपनी किताब में जो भी बातें यहाँ से भारत के बारे में लिख कर लेकर जाते थे। देखिए विदेशी साहित्य में हमें दो मिल जाएगा, यूनान एवं रोमन। यानी जब यूनान और रोमन आए थे तो वो भी भारत के बारे में बहुत कुछ लिखे थे। और चीनी लेखक, यानी कि चीन से भी जो लोग आते थे, जैसे हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है, यहाँ पर पढ़ने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे। एक फरहान भी आया था घूमने के लिए यहाँ पर, तो घूमने के लिए आया था तो उसने भी भारत के बारे में लिखा था। तो उन सभी स्रोतों से हमें भारत का इतिहास पता चलता है। और भारतीय साहित्य में क्या क्या पता चलता है। भारतीय साहित्य में धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य, उसके बाद संगम साहित्य, इससे भी पता चलता है हमें भारत के इतिहास में। धार्मिक साहित्य में क्या क्या आ जाते हैं, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। जैन साहित्य आ जाते हैं। और धर्मनिरपेक्ष में क्या क्या आता है, अर्थशास्त्र आ जाता है, राजतरंगिणी आ जाता है, अष्टाध्याय आ जाता है। अर्थशास्त्र किसने लिखा था, अर्थशास्त्र लिखा था चाणक्य ने। अर्थशास्त्र किसने, देखिए अर्थशास्त्र के बारे में नहीं है, उसमें पूरा राजनीति डिटेल दिया हुआ है कि राजा को कैसे होना चाहिए, प्रजा को कैसे रक्षा करनी चाहिए, मंत्री परिषद कैसे होना चाहिए, एक बहुत विधि व्यवस्था के साथ मंत्री परिषद कैसे बनाना चाहिए, ये सब अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। ये अर्थशास्त्र के कारण ही मौर्य साम्राज्य है वो इतना विस्तार भारत में हो पाया। उसके बाद ये ब्राह्मण साहित्य में देखते हैं। इसके बाद धार्मिक साहित्य, ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या आता है, ये बौद्ध धर्म ग्रंथ में बहुत कुछ आ जाता है, बहुत सारा बौद्ध धर्म ग्रंथ है। उसके बाद जैन, जब हम इसको पढ़ेंगे तो डिटेल में सब इसको एक एक टॉपिक को लेकर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इससे आगे अभी इसके टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। ब्राह्मण साहित्य में वेद, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य, पुराण, स्मृति। वेद क्या है ये का वो टॉपिक लेकर उसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। पहला हमारा टॉपिक रहेगा वेद। चलिए वेद के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। इसके बाद ये जैसे ये खत्म होगा, ये वीडियो खत्म होगा, इसके अंत में ऑब्जेक्टिव भी जितना भी है इसका ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। उसके बाद जैसे ये चैप्टर खत्म होगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों करवाया जाएगा, क्वेश्चन आंसर दोनों होगा। चलिए वेद के बारे में देखते हैं। वेद का अर्थ ज्ञान की पुस्तक होता है। यानी कि वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान का पुस्तक।
ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाता है कि वेद का अर्थ क्या होता है, इसको ध्यान रखना। इसका अर्थ होता है ज्ञान का पुस्तक। पररम में वेद लिखित नहीं थे, यानी कि पररम में जो वेद थे वो लिखित नहीं थे, इसको सुनकर याद करके अगले पीढ़ी तक पहुंचाया या अगले लोगों तक सुनाया जाता। जैसे अभी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो हमें मतलब लिखित नहीं है, फिर भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आता जाता रहता है वो कहानी। बहुत सारी कहानियां हैं जो हम अपने पूर्वज से सुनते हैं, हम किसी और को सुनाते हैं, वो किसी और को सुनाता है, ऐसे सुन सुनकर याद किया जाता है। तो सुन सुनकर पहले क्या किया जाता था, वेद को, पररम में वेद लिखित नहीं थे, इसको सुनकर याद कर लिया जाता है, याद करके अगली पीढ़ी को सुना दिया जाता था। इनकी जो रचना है, इनको लिखा कब गया, इनकी रचना है विभिन्न ऋषियों द्वारा अलग अलग काल में मानी जाती है। यानी कि सब वेद, जो चारों वेद है, इनकी रचना कब हुई, ये अलग अलग ऋषियों द्वारा अलग अलग काल में मानी जाती है। ये पता कैसे चला कि अलग अलग ऋषियों ने लिखा था अलग अलग काल में, क्योंकि इनके लिखने का तरीका अलग अलग था। और काल का पता चलता है उसकी भौगोलिक बातों से, क्योंकि वेद में उस समय के जब लिखा गया उस समय की भी भौगोलिक बातें लिखी गई है, उस समय का भी उसमें भूगोल लिखा गया है, जिससे हमारे इतिहास के बारे में पता चलता है। इनकी रचना पद में हुई थी, जिसे मंत्र या ऋचा कहा जाता है, जिसको मंत्र या ऋचा कहा जाता है। इनकी रचना किस में हुई थी, पद में, जिसे हम मंत्र या ऋचा कहा जाता है। इसको ध्यान रखना है, मंत्र या ऋचा किसको कहा जाता है, इनकी रचना पद में हुई थी। ये पद को क्या कहा जाता है, मंत्र या ऋचा कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इन ऋचाओं को 4 खंडों में संकलित किया गया है, जिससे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना होती है। यानी कि ऋचाओं को कितने खंडों में संकलित किया गया है, 4 खंडों में, जिससे ये चारों वेद की रचना होती है। सबसे पहला वेद कौन है हमारा, पहला वेद हमारा है ऋग्वेद। शुरू में सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी, ये बात ध्यान रखना कि सबसे पहले किस वेद की रचना हुई थी, ऋग्वेद की। उसके बाद ये सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना हुई। तो इसको इसीलिए ऋग्वेद को प्रारंभिक वेद कहते हैं। ये बात ध्यान रखना है कि ऋग्वेद को प्रारंभिक वेद क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी रचना शुरू में हुई है। और बाकी वेदों को उत्तर वेद क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी रचना बाद में हुई है। और जब ऋग्वेद यानी कि प्रारंभिक वेद, आइए उत्तर वेद जब मिल जाते हैं तो इस सबको मिलाकर एक वैदिक सभ्यता बनती है, जिसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि वैदिक सभ्यता किसे कहते हैं। तो जब ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की जो घटनाएं हैं, जो परिकल्पनाएं हैं, जो इनमें जो घटनाएं हुई, जो भौगोलिक सांस्कृतिक जो महत्व रहे, उस सबको मिलाकर उसका वर्णन करना ही क्या कहलाता है, वैदिक सभ्यता कहलाता है। अब वेद के बाद चलते हैं आरण्यक में। वेद से अगला टॉपिक है हमारा आरण्यक। आरण्यक क्या है, बहुत सारे लोग आरण्य में तपस्या करने लगे, तब आरण्य ग्रंथ की रचना। आरण्य मतलब क्या होता है, यानी कि जंगल होता है। आरण्य मतलब क्या होता है, जंगल होता है। जब बहुत सारे लोग जंगल में जाकर तपस्या करने लगे तो किसकी रचना हुई, आरण्य ग्रंथ की। अब लोग जंगल में क्यों गए, ऐसे तो किसी का मन, मतलब ऐसे तो कोई जंगल में जा नहीं सकता, नॉर्मली कोई जंगल में जाएगा नहीं जाएगा, अगर उसको यहीं पर तपस्या करने के लिए सब कुछ मिले तो नॉर्मल लोग क्यों जंगल में गए, क्यों तपस्या करने लगे। ये जो वेद के द्वारा जो यज्ञ होते थे वो काफी खर्चीले होते थे, इतने खर्चीले होते थे कि साधारण लोगों के बस की बातें नहीं है। साधारण लोग, और काफी समय भी लगता था, काफी धन भी लगता था, बहुत खर्चे होते थे और बहुत मतलब समय भी लगता था, साधारण लोग के बस की बातें नहीं था। तो उनको तपस्या और चिंतन करने के लिए कोई और रास्ता नहीं मिला, तो वो कहाँ चले गए, जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। जब जंगल में तपस्या करने के लिए गए तो उन्होंने किस चीज की रचना की, आरण्यक ग्रंथ की रचना की। जब साधारण लोग जंगल में तपस्या क्यों करने गए, क्योंकि उनको ये वेदों से यज्ञ करवाना, पूजा पाठ करवाना बहुत खर्चीला लग रहा था, पड़ भी रहा था, उस समय भी ज्यादा खर्च हो रहा था। क्योंकि वेदों से यज्ञ करवाने का जो वेदों से जो यज्ञ करवाते थे वो सब राजा महाराजा करवाते थे, उनके पास धन बहुत ज्यादा अधिक होता था और समय भी ठीक ठाक रहता था, तो करवा लेते थे। लेकिन साधारण आदमी के बस की बातें नहीं थी। जब बस की बात नहीं था तो क्या किए, ये आरण्यक ग्रंथ की रचना हुई। इसके बाद हम लोग चलिए अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें का। पहला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का अध्ययन के कितने स्रोत हैं। जो भारतीय इतिहास का अध्ययन है वो कितने स्रोतों में ये अध्ययन का स्रोत कितना मिलता है, तो इसका आंसर होगा 2। पहला है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। हमें 2 स्रोत देखने को मिलते हैं। खो के अध्ययन को क्या कहते हैं, जो अभिलेख होते हैं उसके अध्ययनों को क्या कहते हैं। ऑप्शन है न्यूमिस्मेटिक, एपिकल्चर, एपिग्राफी, नॉन ऑफ दीज।
तो इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर क्या होगा? सी, एपिग्राफी। इसका सही आंसर सी होगा, एपिग्राफी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, वेद कितने होते हैं? वेद कितने होते हैं? तो वेदों की संख्या होती है 4। वेद कुल 4 होते हैं। पहला पहला वेद होता है ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ये हमारे 4 वेद होते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, और शास्त्र किसने लिखा था? हमारा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, चाणक्य, नॉन ऑफ दीज। तो और शास्त्र हम लोग सभी लोग जानते हैं, हम पढ़े भी हैं, और शास्त्र चाणक्य द्वारा लिखा गया है। और शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? चाणक्य के द्वारा लिखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? पहला है एपिकल्चर, माइकोलॉजी, न्यूमिस्मेटिक, नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्कों को जब अध्ययन किया जाता है, जो पुरातात्विक जो सिक्के होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है, तो उसको न्यूमिस्मेटिक्स बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभिक वेद कौन है? प्रारंभ यानी कि शुरुआत में वेद कौन, सबसे शुरू में जो प्राचीन वेद किसको माना जाता है? हमारा ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो हमारा प्रथम वेद माना जाता है ऋग्वेद, यानी शुरू में ऋग्वेद को लिखा गया। बाकी ये जो तीनों वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये इनकी रचना बाद में हुई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऋग्वेद। इसको इसीलिए प्रारंभिक वेद भी कहते हैं, और ये तीनों वेद को उत्तर वेद कहते हैं। यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद को उत्तर वेद कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, वेदों को कितने भागों में संकलित किया गया है? वेदों को कितने भागों में संकलित किया गया? तो हमारा ऑप्शन है 2, 3, 4, 6। तो वेद कुल कितने होते हैं? 4। तो वेदों को 4 भागों में संकलित किया गया है। और जो वेदों को 4 भागों में संकलित किया गया, इसके सम्मिलित रूप को वैदिक सभ्यता कहते हैं। जब चारों वेद मिल जाते हैं, तो उसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। ये बात ध्यान रखना है, वैदिक सभ्यता कहते हैं जब चारों वेद मिल जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरण्य का अर्थ क्या होता है? जो अरण्य शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? पहला घर, तपस्या, शहर, जंगल। तो अरण्यक ग्रंथ की रचना कब हुई थी? अरण्यक ग्रंथ की रचना जब लोग जंगलों में तपस्या करने जाते थे। तो रचना किसकी हुई? अरण्यक ग्रंथ की रचना हुई, अरण्यक ग्रंथ की। तो अरण्य का अर्थ होता है जंगल। हमारा आंसर क्या होगा? जंगल।